नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अभिषेक राज और मैं आपके सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 5 को लेकर आया हूँ। अब तक लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने कूलम्स लॉ इन अ मीडियम कवर अप कर लिया था। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चार्ज से निकलने वाली जो फील्ड है उसके बारे में स्टडी करना है। कौन सा फील्ड है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इसके बारे में स्टडी किस तरह का वेरिएशन होता है, चार्ज से किस तरह का फील्ड निकलता है, उसके कितने सारे फॉर्मूलाज हैं, वो सब स्टडी करने वाले हैं। ग्राफ से रिलेटेड और डिफरेंट वेराइटीज ऑफ न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं आज। और जब पॉइंट चार्ज से मन भर जाए तो ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज लेंगे, और ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज से मन भर जाए तो फिर हम लोग एक रॉड पे चार्ज लगा देंगे, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूलाज आएगा। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा जरूर है, बट वन गो में देखना जरूर। आई होप आपको ये बहुत एंजॉयबल लगेगा, है ना। और जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो आज के टॉपिक में हम लोग शुरू करने वाले हैं ऐसा टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से समझो, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इस इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है सर? इसको हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि किसी भी पब्लिक प्लेस पे ऋतिक रोशन आ गया, है ना। इस तरह से ये मान लो ऋतिक रोशन आ गया। ठीक, तो इस ऋतिक रोशन के जितने भी फ़ैन फॉलोइंग होंगे, स्पेशली जितनी लड़कियां होंगी, सब के सब इस पे अट्रैक्ट हो जाएगी और बोलेगी सर एक सेल्फी हो जाए, है ना। तो चारों तरफ, इसके चारों तरफ लड़कियां अट्रैक्ट हो गई। जस्ट एन एग्जाम्पल, कोई लड़की हर्ट मत हो जाना, ठीक है। तो अट्रैक्ट हो गई और सब लोग सेल्फी 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 के नाम पे चिल्लाना स्टार्ट कर दी। तो हुआ यूं कि लड़कियां अट्रैक्ट इसलिए हुई क्योंकि ऋतिक रोशन ने अपना एक फील्ड जनरेट कर दिया। इसके चारों तरफ एक फील्ड ऐसा जनरेट कर दिया कि इस रीजन में जितनी सारी लड़कियां आई, सब के सब अट्रैक्ट हो गई। इससे फोटो खिंचवाने के पर्पस से या जिस भी पर्पस से अट्रैक्ट तो हुई ना। ठीक, और ये ऋतिक रोशन जहाँ जहाँ जाएगा उसके फ़ैन फॉलोइंग भी उसके साथ ही जाते रहेंगे, है ना। यानी कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस ऋतिक रोशन के साथ इसका जो फील्ड है, अट्रैक्ट करने वाला फील्ड, वो भी उसके साथ साथ ही चलता जा रहा है। ठीक, सेम सिचुएशन हमारे साथ चार्ज में भी देखने को मिलेगा। ध्यान से देखना कैसे। तो मान लिया जाए कि कोई एक चार्ज ले लिया मैंने, है ना। यही चार्ज, ये चार्ज जस्ट लाइक अ ऋतिक रोशन है। तो ये अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट किया, ऐसा चारों तरफ रेडियली आउटवर्ड एक फील्ड जनरेट कर गया, ठीक है। और कह दिया कि इस फील्ड में जो कोई भी नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। मान लो हमने नेगेटिव चार्ज लिया, ऐसा एक नेगेटिव चार्ज जो कि माइनस क्यू चार्ज है, और ये वाला प्लस क्यू चार्ज है। अब इस नेगेटिव चार्ज जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज के विसिनिटी में आ गया है, तो ये अट्रैक्ट होगा, इस पे फोर्स लगेगा, है ना। ठीक, तो इसके चारों तरफ जो फील्ड सराउंड हो रहा है, यही फील्ड को नाम दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का। यही फील्ड का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चार्ज। कौन सा चार्ज सर? जो चार्ज पे फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, यानी कि किस पे फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है? माइनस क्यू चार्ज पर, है ना। डिवाइडेड बाय दैट माइनस क्यू चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड लेना है। समझ में आया क्या चीज? जिस चार्ज, यहां पर दो चार्जेस है, एक प्लस क्यू चार्ज है और एक कैपिटल क्यू चार्ज है और एक स्मॉल क्यू चार्ज है। तो इस जिस चार्ज पे फोर्स फील हो रहा है डिवाइडेड बाय उसका चार्ज, वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या समझ में आया? ठीक है, अच्छा। तो हम ये चीज समझ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि इस चार्ज के वजह से कुछ दूरी पर यहाँ इस पी पॉइंट पर एक फील्ड जनरेट हुआ जो कि रेडियली बाहर की तरफ है, चारों तरफ होगा, रेडियली बाहर की तरफ फील्ड होगा। अब ये फील्ड का इस फील्ड का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो हम इससे निकालेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इस फोर्स का वैल्यू जरा बता दो, फोर्स। तो ये फोर्स का वैल्यू हम यहाँ से ज्वाइन करने के बाद
लगेगा के क्यू स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू, तो क्यू क्यू कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना। तो इसका मतलब ये है, तो इस क्यू चार्ज का जो फील्ड है बाकी चार्ज के प्रेजेंस हो या ना हो, लेकिन इस चार्ज का तो फील्ड होगा ना, इस चार्ज पे चारों तरफ रेडियली आउटवर्ड फील्ड होगा, है ना। और उस फील्ड का वैल्यू कितना होगा सर, फील्ड का वैल्यू होगा E इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। अच्छा, इसका यूनिट क्या लिखोगे, यूनिट विल बी इक्वल टू क्या होगा, ये फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज है, तो यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, या फिर एक और दूसरा यूनिट है वोल्ट पर मीटर, ठीक है, ये दोनों यूनिट होता है। अभी इसको याद कर लो वोल्ट पर मीटर, जब हम लोग पोटेंशियल पढ़ेंगे तो इसका क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। तो हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे करेंगे, डेफिनेशन क्या लिखने वाले हैं, ध्यान से देखो। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड द चार्ज सिस्टम which exerts electrostatic force on any other charge in that region or space. Its intensity is called electric field intensity, है ना। किसी पर्टिकुलर चार्ज के चारों तरफ, है ना, दूसरे चार्ज को अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट कर सके तो उस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया गया है और उसकी इंटेंसिटी को कहा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या इतनी बात समझ में आई? चलो, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो हम ये चीज़ समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सीख गए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज क्यू, और इसका मैग्नीट्यूड पार्ट ले लेना, है ना, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, फोर्स का फोर्स वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, तो अगर ये फोर्स वेक्टर है तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर है या स्केलर है? सर ये भी वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर है, तो इसका मतलब वेक्टर फॉर्म भी हम लोग लिखेंगे। तो इन वेक्टर फॉर्म हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज के क्यू बाय आर स्क्वायर का मैग्नीट्यूड हो गया और आर कैप लगा दो, है ना। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाय आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। सोचो, लिख सकते हैं ना, ठीक है, क्लियर है। चलो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर आर कैप को हम लोग आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड लिख दिया, इसलिए के क्यू बाय आर क्यूब हो गया। ये चीज़ हम लोग फोर्स में किए भी थे, है ना। ओके, अच्छा, तो थोड़ा सा डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे। मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा डायरेक्शन होता है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, ऐसा बाहर की तरफ निकलता हुआ, स्ट्रेट लाइन, ऐसा, ठीक है। अगर मान लो ये चार्ज नेगेटिव हो तब, तो नेगेटिव चार्जेस के केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होगा। कैसा होगा? रेडियली इनवर्ड, ऐसा। ताकि ये किसी भी पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर ले, ये किसी भी पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर दे। यहां पर ये इस पॉजिटिव चार्ज के रीजन में अगर आप कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज रखे तो इसको रिपेल कर दिया, यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखे तो इसको अट्रैक्ट कर लिया, है ना, ठीक है। ओके, और अगर मान लो कभी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसा दिख जाए, इस टाइप से, इसका क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। इसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और अगर मान लो आप इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज को रख दिए, है ना, तो इस पे फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मान लो कितना दिया हुआ है, ई दिया हुआ है ना, ठीक है। और ये क्यू चार्ज है, इस स्मॉल क्यू चार्ज बोल दिए, तो इस पे फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। किधर जाएगा ये? तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और वो चल जाएगा। तो ये फोर्स का वैल्यू कितना लिखोगे? फोर्स का वैल्यू होगा क्यू इंटू ई, क्योंकि E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू था, तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये चार्ज जो है वो इधर भागना स्टार्ट कर देगा इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ओके, या कोई सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज जो है मूव करेगा, ओके।
चलिए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, है ना। ध्यान से देखो, मैंने एक यहाँ पर कह दिया कि ओरिजिन है, ये हो गया x इज इक्वल टू 1, ये हो गया x इज इक्वल टू 2, ये हो गया x इक्वल टू 3, ये हो गया x इक्वल टू 4 एंड सो ऑन, यानी कि ये हमारा क्या है, x एक्सिस है, ठीक। और जो x एक्सिस है वो इन मीटर्स है, ठीक है। अच्छा, इस x एक्सिस पर हम लोगों ने एक चार्ज रखना शुरू कर दिया यहाँ पर, तो ओरिजिन पर कुछ भी चार्ज नहीं रखा, यहाँ पर हमने एक चार्ज रख दिया 1 माइक्रोकूलम। x इज इक्वल टू 2 पर हमने चार्ज रख दिया -2 माइक्रोकूलम, x इक्वल टू 3 पर हमने चार्ज रख दिया 3 माइक्रोकूलम, और x इक्वल टू 4 पे हमने चार्ज रख दिया -4 माइक्रोकूलम एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग चार्ज रखना शुरू किए अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन। ओरिजिन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड बस आपको बताना है। जल्दी से ट्राई करके बताओ, उसके बाद बताता हूँ मैं सॉल्यूशन इसका। आई होप आपसे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया होगा, है ना। तो सबसे पहली बात, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख लेना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R², ठीक है। ओके, तो हमें ये वाला चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लगाना है, तो KQ पता है अपने को, R² ये डिस्टेंस हो जाएगा। फिर अगली बार KQ ये वाला Q रख देंगे, विथ साइन रखना है, ठीक है। ध्यान रखना हर बार, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो विथ साइन हम लोग ले लेंगे, ठीक। डायरेक्शन आएगा ना, किस डायरेक्शन में आ रहा है। तो जैसे 1 के वजह से हम अगर बात करें, 1 माइक्रोकूलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर होगा, दिस इज E1, ठीक। 2 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, दैट इज E2, इस तरह से अट्रैक्टिव। 3 के वजह से अगेन फिर होगा रिपल्सिव, E3। 4 के वजह से किधर होगा, इधर अट्रैक्टिव, E4। तो एंड सो ऑन, इस तरह से सारे होंगे। तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बात करें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या लिखोगे, E1 सबका, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 एंड सो ऑन। इस तरह से वेक्टोरियली सम करना है। अब E1 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा सर, KQ/R², R² सर 1 का स्क्वायर है, ठीक। E2 के बारे में, E2 अट्रैक्टिव हो गया तो नेगेटिव मान लो, तो KQ कितना हो गया है, Q जो है वो नेगेटिव कर दिए हैं एक तो, और फिर अब मैग्नीट्यूड ले लो क्योंकि डायरेक्शन उल्टा दिए हैं, तो Q जो है वो ले लो -2 कूलम। यहाँ पर Q को मैं बोल रहा हूँ कि ये 1 माइक्रोकूलम है, ऐसा Q का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, फिर लिखा प्लस 3 टाइम्स ऑफ KQ/3 का स्क्वायर माइनस K इंटू 4Q डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरह से अप टू इन्फिनाइट टर्म्स होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 काटते चले जाओ, 3 काटते चले जाओ, 4 काटते चले जाओ, तो फाइनली अपने को मिल रहा है KQ 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। इनफाइनाइट टर्म्स मतलब 0 तक चला जाएगा। ये देखो घटते जा रहा है, 1 रेशो जो है वो धीरे धीरे घटते 0 तक पहुंच जाएगा इनफाइनाइट टर्म्स में, है ना। तो ये वाला जो एक्सपेंशन है, ये वाला कहीं कहीं मैथमेटिक्स में आपको सिखाया जाता है, नहीं सिखाया गया है तो कोई बात नहीं, अभी सीख लो, बहुत ही अच्छा एक्सपेंशन है। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ln 1 प्लस x इज इक्वल टू x माइनस x² 2 प्लस x³ माइनस x⁴/4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ln 1 प्लस 1 x की जगह पर 1 रख के देखो तो कितना हो जाता है, तो 1 प्लस 1 ln 2 बन जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब अपने को ये पता चल गया कि कुल मिला के ये जो एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन का कितना वैल्यू हो गया, दैट इज ln 2। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका वैल्यू होना चाहिए ln 2, ठीक। अब सारा वैल्यूज पुटअप कर दो,
तो इसका वैल्यू होने वाला है, के का वैल्यू हो गया 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू क्या था 1 माइक्रोकुलम, दैट इज 10⁻6 इंटू ln2। तो यहाँ पर आ गया 9 इंटू 10⁻3 है ना, तो कह सकते हैं कि 9 ln2 किलो न्यूटन पर मीटर। दिस इज द आंसर। क्या बात समझ में आई? ठीक है, आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि हमने 3 चार्ज ले लिया Q Q Q प्लेस्ड ऑन द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का डायमेंशन भी दिया हुआ है A। तो इसके जो सेंटर है या सेंट्रॉयड बोल लो, उस सेंट्रॉयड से परपेंडिकुलरली हम लोग ऊपर आ गए। इस प्लेन, ये जो प्लेन है, इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऊपर, है ना, x डिस्टेंस ऊपर पे बताना है आपको कि कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पर। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। जल्दी से अटेम्प्ट करके बताओ, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। आई थिंक आपका अटेम्प्ट हो गया होगा, है ना। चलो देखते हैं क्या आंसर है, किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात, किसी एक चार्ज को पकड़ो, मान लो ये ऊपर वाला चार्ज को पकड़ो और हमें कौन से पॉइंट पर निकालना है, P पॉइंट पर निकालना है। तो यहाँ से हम लोग लाइन कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सबसे पहला वाला चार्ज की वजह से, वो अलोंग द लाइन होगा, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। सोचो ऐसा होगा, मान लिया जाए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E ले लिए, ठीक है। फिर हम लोग करेंगे कि इस ई इलेक्ट्रिक फील्ड को 2 एक्सिस में तोड़ देंगे। एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक होगा वर्टिकल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस तो ये है, दिस इज द वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये वाला होगा, है ना। इधर में ये इस वेक्टर का हम लोग 2 कंपोनेंट किए, वर्टिकल वाला और हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है। फिर इससे भी हम लोग लाइन ज्वाइनिंग किए, फिर हम लोग उसके अलोंग द होगा, उसका भी वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इससे भी लाइन ज्वाइनिंग करेंगे और वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ध्यान से देखो तो 3 वर्टिकल डायरेक्शन आपस में होंगे और तीनों आपस में वेक्टोरियल सम करोगे, हॉरिजॉन्टल वाला तो कैंसल आउट हो जाएगा और वर्टिकल वाला ऐड अप हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? तो ये अगर मान लो E है तो, और ये एंगल अगर हम लोग कंसिडर करते हैं थीटा, तो वर्टिकल वाला जो होना चाहिए वो E cos थीटा होगा और हॉरिजॉन्टल वाला जो होगा वो E sin थीटा होगा। इस तरह से हॉरिजॉन्टल बना दो, दैट इज E sin थीटा, ठीक है। अब क्या करो, इस P पॉइंट को ना उठा करके एकदम ज़मीन में पटक दो। ये P पॉइंट क्या है, अभी तो ऊपर है, ये P पॉइंट इतना ऊपर है, ज़मीन से इतना ऊपर है, इसको उठा करके ज़मीन पे पटक दो, ठीक है। तो जैसे ही ज़मीन पे पटके, मान लो, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ मैं, ये छोटा सा ट्रायंगल बना दिया इधर, ठीक है। तो ये वाला Q चार्ज, ये वाला Q चार्ज और ये वाला Q चार्ज, और P पॉइंट किधर आ गया, इसके सेंटर पे, ठीक है। तो अब जो E sin थीटा होगा, पहला वाला जो E sin थीटा है वो कौन से डायरेक्शन में है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, इस डायरेक्शन में E sin थीटा है, देखो हॉरिजॉन्टल, ठीक है। दूसरा वाला जो E sin थीटा होगा वो इसके वजह से फिर से इधर होगा, E sin थीटा, और इसके वजह से जो E sin थीटा होगा वो इधर होना चाहिए, E sin थीटा, ठीक है। तो 3 चार्जेस के वजह से 3 E cos थीटा और 3 E sin थीटा होंगे, जिसमें ये E sin थीटा, ये E sin थीटा, ये E sin थीटा, ये E sin थीटा आपस में वेक्टोरियली क्या होगा, 0, और 3 E cos थीटा, E cos थीटा, E cos थीटा, E cos थीटा इसी डायरेक्शन में होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 3E cos थीटा होना चाहिए वर्टिकल डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं होगा। हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे आप, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ E cos थीटा होना चाहिए। अब सर E क्या है, वेयर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 चार्ज, तो वो हो जाएगा KQ/R²। तो यहाँ रख देंगे, तो दैट इज 3KQ/R²। R क्या है, R कहाँ से आया, ये वाला डिस्टेंस है R, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस R को निकालने के लिए आपको ये एक पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, है ना। ये ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, तो ये R जो है वो हाइपोटेन्यूस है, ये X हो गया, तो ये कुछ मान लेते हैं, ये कुछ मान करके कितना मान ले सर, D मान लेते हैं। D का वैल्यू जो है लिख सकते हैं कितना, इस ट्रायंगल के हिसाब से, ये वाला ट्रायंगल अगर A डायमेंशन का है ना, तो ये अगर पूरा A है तो ये वाला कैलकुलेट कर लो कितना आएगा,
मैथमेटिक्स में ये चीज़ सिखाया जाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में a बाय रूट 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर d जो है डी स्क्वायर, आर स्क्वायर का वैल्यू डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, का अंडर रूट का स्क्वायर हो गया, ठीक, इंटू कॉस थीटा। थीटा सर क्या है, कॉस थीटा ये वाला होगा, थीटा। इस ट्रायंगल से कॉस थीटा का वैल्यू बताओ तो कितना होगा, दैट इज एक्स बाय आर, है ना, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि ये आर का भी वैल्यू पुटअप कर दो, आर इज ऑल्सो, तो ये आंसर आ जाएगा 3kqx डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। और यू कैन ऑल्सो राइट दैट 3kqx डिवाइडेड बाय डी का वैल्यू है a बाय रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रॉब्लम, हम लोग उस ट्रायंगल के बदले ले लेते हैं स्क्वायर। ये रहा आपके सामने एक स्क्वायर ले लिए, ठीक है। सर ये कैसा स्क्वायर बनाया है, आपको अभी समझ में आ जाएगा। इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे हम लोग चार्ज रख दिए, कितना, Q और Q, ठीक है। ये इसका डायगोनल हो गया, ये दूसरा वाला डायगोनल हो गया, दोनों डायगोनल बराबर हैं लेकिन ओरिएंटेशन अलग है, ठीक है। अच्छा, और इस स्क्वायर के परपेंडिकुलर वाले प्लेन में ऊपर आ जाओ, है ना, x डिस्टेंस पर, यहाँ पर P पॉइंट है, यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया इस डायगोनल से, है ना। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट ड्यू टू ऑल द 4 चार्जेस, ठीक है। ये मैं बताऊंगा नहीं, ये आपको खुद ही करना है, इसका बस आंसर मैं लिख दे रहा हूं। इसका आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 4kqx डिवाइडेड बाय a बाय रूट 2। ओ सॉरी, क्वेश्चन में ये a जो है ये यहाँ से यहाँ तक का a डायमेंशन दिया हुआ था, तो a बाय रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये आपको खुद ही सोच लेना है, ठीक है। इसमें दूसरा सवाल ये भी पूछा जाएगा, क्या, कि फाइंड द लोकेशन या लोकेशन ऑफ x फॉर E मैक्सिमम। मतलब आपको x की लोकेशन ढूंढनी है, x कितना होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाए। तो क्या करोगे सर, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 कर दोगे। तो जैसे ही आप d बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करोगे तो आपको x इक्वल टू a/2 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। करके देखो, और अगर आपको ये आंसर नहीं मैच कर रहा है तो फिर मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन फिर से भेज दूंगा, ओके। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल काफ़ी मज़ेदार है। हम लोगों ने इस बार ट्रायंगल, स्क्वायर के बाद आता है हेक्सागन। हेक्सागन ले लिया एक, है ना। इस हेक्सागन के सारे कॉर्नर्स पे 6 चार्जेस रख दिए, जिसमें 3 नेगेटिव है और 3 पॉजिटिव है। सारे डायमेंशन रेगुलर हेक्सागन है तो A है, ठीक है। अब इस हेक्सागन से ऊपर आ जाओ, है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आ जाओ। कितना डिस्टेंस, x डिस्टेंस। तो इस P पॉइंट पर बताना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। जल्दी से अटेम्प्ट करके बताओ, बड़ा मज़ेदार सवाल है। चलो आ जाओ, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना, ठीक है। तो मान लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। सारे चार्जेस के ऊपर नंबर बैठा लो तो आपको आसानी होगा। मान लो यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 चार्जेस है, 6 के ऊपर नंबरिंग कर दिया। पहले वाले चार्जेस को पकड़ लेते हैं। पहला वाला चार्ज जो है वो P पॉइंट पर निकालना है, तो ये है, ये वाला 90 डिग्री है, ध्यान देना, ठीक है। तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो P पॉइंट पर अट्रैक्टिव होगा, ऐसा होना चाहिए। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। ये एंगल अगर थीटा पकड़ लो तो वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगा E cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो होगा वो होगा ऐसा, अलोंग दिस लाइन ज्वाइनिंग, E sin थीटा। सोचो, तो इस P पॉइंट को अगर आप पटक दो नीचे तो यहाँ से यहाँ पर E sin थीटा होना चाहिए पहले वाले चार्ज का, और वर्टिकल वाला जो है वो E cos थीटा वहीं पर रहने दो, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, अभी हम अपने को काम का नहीं है हम, क्योंकि वो E sin थीटा हम वेक्टोरियली बना दिए। तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि किसी नेगेटिव चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक तो सेंटर की तरफ आ रहा है ना,
वर्टिकल वाला सेंटर की तरफ आ रहा है और हॉरिजॉन्टल वाला जो है टुवर्ड्स द चार्ज है। क्लियर है? अच्छा, तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर हर सारे चार्जेस के लिए लेंगे। तो यहाँ पर जैसे 6 नंबर चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो इसका वर्टिकल वाला जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल वाला जो है वो टुवर्ड्स दिस क्यू चार्ज होना चाहिए। ऐसा ई साइन थीटा यहाँ पर भी पकड़ लो, ठीक। और यहाँ पर वर्टिकल वाला ऐड कर देंगे इस डायरेक्शन में। फिर इसको भी पकड़ लो, इसके भी तरफ होना चाहिए ऐसा चार्ज, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए और ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरह से और इस तरह से। फिर जब इस पॉजिटिव चार्ज को पकड़ोगे तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो दूर जाता है, तो जब दूर जाएगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में दूर भेजो, वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसा दूर भेजोगे और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसा दूर भेजोगे तो इस डायरेक्शन से ऐसे दूर चला जाएगा, है ना। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस डायरेक्शन में 2e cos थीटा होना चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद इस डायरेक्शन में e साइन थीटा हो जाएगा, सॉरी e cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अभी तक नीचे वाले डायरेक्शन में कितने e cos थीटा हो चुके हैं? इस चार्ज की वजह से e cos थीटा, इस चार्ज की वजह से e cos थीटा, इस चार्ज की वजह से e cos थीटा, तीनों अट्रैक्ट करते हुए रहेंगे, तो यहाँ पर 3e cos थीटा बनेगा, ठीक है। और चौथे वाले चार्ज की वजह से वर्टिकल e cos थीटा, इसके वजह से e cos थीटा और इसके वजह से e cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर भी e cos थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में आ गया। और हॉरिजॉन्टल का केस अगर हम देखें, हॉरिजॉन्टल के केस में क्या होने वाला है, दैट इज इसके वजह से अट्रैक्टिव आ रहा था ई साइन थीटा, इसके वजह से अट्रैक्टिव आएगा ई साइन थीटा, इसके वजह से अट्रैक्टिव आएगा ई साइन थीटा, तीनों का ई साइन थीटा उस डायरेक्शन में बना डालो, दैट इज ई साइन थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद चौथे वाले के साथ रिपल्सिव ई साइन थीटा इधर तो 2 कर दिया, फिर इसके वजह से रिपल्सिव तो फिर से 2 कर देंगे यहाँ पर, फिर इसके वजह से अगेन रिपल्सिव तो इधर भी 2 कर देंगे, ठीक है। तो कुल मिला के अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो सी पॉइंट पर, ये सेंटर सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, दैट इज 2e साइन थीटा, ठीक है, और 2e साइन थीटा और 2e साइन थीटा। यहाँ पर एंगल फिर से कितना, ये वाला एंगल तो अपने को पता है कितना है, 60 डिग्री होगा। सोचो सारे एंगल 60 डिग्री होंगे, ये वाला 60, ये वाला 60। फिर से हम क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट कर देंगे। इसका कंपोनेंट करने का तरीका क्या है, इधर हॉरिजॉन्टल इधर वर्टिकल, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, तो इसका कंपोनेंट कर दो, इसका कंपोनेंट इधर और इधर, फिर इसका भी कंपोनेंट इधर इधर, तो इसका देखो कंपोनेंट जब करोगे ये भी एंगल 30 डिग्री है, तो इसका इधर कंपोनेंट इसका इधर कंपोनेंट कटा, ये वाला कट गया, तो नेट रिजल्टेंट इधर आया। अब इसका कंपोनेंट इधर जब किए 60 डिग्री है ना, तो 60 डिग्री जब कंपोनेंट करते हो तो कितना होता है, हाफ cos 60, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि नेट रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में पहले से 2e साइन थीटा तो था, प्लस आधा आ गया इधर से, तो आधा आ गया मतलब 2e साइन थीटा का आधा, तो e साइन थीटा होना चाहिए, और इस 2e साइन थीटा का और आधा आ जाएगा, तो इस डायरेक्शन में फिर से e साइन थीटा आ गया। तो कुल मिला के ई नेट जो आया वो आया 4e साइन थीटा। अब 4e क्या है, एक चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज k/r²। फिर से r हम ढूंढने जब बैठे, r जो है वो तो क्या है, हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस है। r कौन सा है, देखो ये वाला डिस्टेंस है, ये r है, तो ये r जो है वो पाइथागोरस थ्योरम के हाइपोटेन्यूस में आता है। तो ये x दिया हुआ है, ये a दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, x² + a² इज इक्वल टू r²। तो यहाँ पर रख दो x² + a² इंटू साइन थीटा, साइन थीटा जो होगा वो हो जाएगा a हाइपोटेन्यूस, a/r, दैट इज √ओवर x² + a²। तो कुल मिला के फाइनल आंसर जो आया दैट इज 4kqa/a² + x² का पावर 3/2। आई थिंक दिस इज द आंसर, है ना। तो थोड़ी सी दिक्कत होती है एनालिसिस करने में, लेकिन अगर आप ढंग से सोचोगे तो ये सवाल इतना भी हार्ड नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर।
अगला टॉपिक है हमारे पास ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी चार्ज के वजह से अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफिकल एनालिसिस को देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मान लो हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, और उस चार्ज को हम लोग एक्सिस में बांटना स्टार्ट कर रहे हैं इस टाइप से। यहाँ पर मैंने एक एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ठीक है, जिसका वाई एक्सिस में है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स एक्सिस में है एक्स, ठीक है, और इसके सेंटर पे हम लोगों ने एक चार्ज रख दिया, क्यू चार्ज, ठीक है। केस 1 पॉइंट चार्ज, 1 पॉइंट चार्ज, 1 पॉइंट चार्ज अभी पकड़े हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है इसका। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, इससे जितना दूर जाओगे, इस चार्ज से जितना दूर, इनफाइनाइट दूर चले गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना सर 0। और इसके जितना इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना पास आते जाओगे, चार्ज के पास आते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बहुत ज़्यादा। और क्यू के राइट साइड में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, राइट साइड, है ना। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर एक तो मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ग्राफ ऐसा होना चाहिए, प्लस इन्फिनिटी को टच करते हुए, और जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे इसका ग्राफ ऐसा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब और समझो, अब इस चार्ज के जस्ट लेफ्ट साइड चले जाओ। जैसे ही लेफ्ट साइड गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हुआ, इधर लेफ्ट साइड, प्लस इसके इतना पास होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके जस्ट पास में माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे ये 0 हो जाएगा। तो ये ग्राफ माइनस इन्फिनिटी को यहाँ टेंड करा दो और ये 0 को टेंड करा दो, और इसको ज्वाइन करा दो, जस्ट लाइक अ पैराबोलिक कर्व, ऐसा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, है ना। ये सिंपल सा इसका ग्राफ सिस्टम हो गया है। पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के बारे में हम लोग सीख लिए। अब हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट चार्ज लेते हैं, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना कैसे। यहां पर हेडिंग लिख दिया 2 सेम पॉइंट चार्ज, 2 सेम पॉइंट चार्जेस, ठीक है। इस एक्स एक्सिस में ऐसा ले लो, और यहाँ पर हम एक्सिस ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये वाई डायरेक्शन का हो जाएगा और एक और वाई डायरेक्शन का हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम क्यू चार्ज रख दिए हैं, प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज रख दिए हैं, ठीक है, ताकि वाई डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का महसूस हो जाए और एक्स डायरेक्शन में भी आप एक्सिस से दूर डिस्टेंस हो जाए। ई वर्सेस एक्स का ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। चलो जल्दी से सोच के बताओ कैसा होना चाहिए ग्राफ का शेप, बताओ कैसा होना चाहिए शेप। चलो सोचते हैं, ठीक है। पहले स्क्रीन को पॉज कर लो 2 मिनट के लिए और उसके बाद सोचो। आई होप आपने सोच लिया होगा, ठीक है। चलिए सोचते हैं, अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात, इस राइट साइड वाले चार्ज को पकड़ो। जस्ट राइट साइड ऑफ दिस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड क्या है, इन्फिनिटी, है ना। तो ये ग्राफ इसको टच करना चाहिए ऐसा। और जैसे जैसे आप इस चार्ज से दूर जाओगे, जैसे जैसे इस चार्ज से दूर जाओगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। एक्सिस को टच करना चाहिए। तो ये ग्राफ इसको ऐसे यहाँ से यहाँ ज्वाइन करा देंगे, इस तरह से कर्व से ज्वाइन करा दो, ठीक है। चलो अब उसके बाद लेफ्ट साइड ऑफ द चार्ज को पकड़ लो, ये वाला लेफ्ट साइड ऑफ द चार्ज, इसके जस्ट लेफ्ट साइड में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी हो गया, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा होगा, जस्ट लेफ्ट साइड, और डायरेक्शन होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, है ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो नेगेटिव मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी है, प्लस नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए हम लोग माइनस इन्फिनिटी को टच करा देंगे। और जैसे जैसे हम इस चार्ज से दूर चले गए, इस चार्ज से दूर चले जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 0 को अप्रोच करेगा, यानी कि ये यहाँ पर होना चाहिए। इसका मतलब कि हम ये कर्व को इस तरह से मैच करा दिए जो पहले वाले कर रहे थे,
ठीक है। अब बात आता है, अब एक दूसरा रीजन है इस चार्ज और इस चार्ज के बीच वाला रीजन को। तो जैसे ही इस चार्ज के राइट साइड में जाओगे, जैसे राइट साइड में गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये इसको टच करना चाहिए ऐसा, ठीक है। और इस चार्ज के जैसे ही लेफ्ट साइड में गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, है ना। और मैग्नीट्यूड माइनस इन्फिनिटी को टच करने वाला है ऐसा, है ना। इसका मतलब ये और ये लाइन को हम ज्वाइन कराना चाहते हैं, और हम एकदम ये कह सकते हैं कि इसके सेंटर वाले पॉइंट पर, इस दोनों चार्ज से इक्वी डिस्टेंस सेंटर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो यहाँ पर इसको ज्वाइन करा दो इसके थ्रू, तो ऐसा ग्राफ मिल जाएगा अपने को। क्या थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ? बोलो, क्लियर हुआ ना? चलो, बहुत अच्छी बात है। अब आगे अगला वाला सवाल करके देखो, मज़ा आएगा आपको, आपसे शायद हो जाएगा। अगला वाला हम लोग लेने वाले हैं फॉर 2 ऑपोजिट पॉइंट चार्ज। पहले सेम साइन वाले चार्ज थे, अब ऑपोजिट साइन वाले सेम मैग्नीट्यूड के हम लोग करेंगे। ऐसा पकड़ लिए, ऐसा और ऐसा, 2 अलग अलग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये इस टाइप से यहाँ पर एक चार्ज रख दिए, यहाँ पर एक चार्ज रख दिए। कितना चार्ज रखे सर? ये वाला चार्ज Q रख देते और ये वाला चार्ज जो है वो -Q को रख दिए, ठीक है। चलो, और इलेक्ट्रिक फील्ड E वर्सेस X का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पर एक्सिस नहीं है, ठीक है। चलो, ड्रॉ करके बताओ कैसा होना चाहिए। चलिए सोचते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं हम लोग। तो पहला वाला चार्ज पकड़ लो +Q चार्ज अगर हम पकड़े तो उसके जस्ट लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा और डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब यहाँ होना चाहिए ग्राफ, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ टच करा देंगे, ठीक है। और जैसे जैसे आप दूर गए वैसे वैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। इसका मतलब ये ग्राफ तो इससे कंफर्म है कि इसको टच करेगा, ऐसा टच करा दिए, ठीक। अच्छा, अब इस नेगेटिव -Q के राइट साइड देख लो, -Q के जस्ट राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अट्रैक्टिव होता है, यानी कि लेफ्ट साइड डायरेक्शन होगा, यानी कि इन्फिनिटी तो होगा लेकिन लेफ्ट साइड में होने की वजह से -इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब -इन्फिनिटी को टच करा दो और फिर 0 को टच करा दो, बहुत दूर चले जाओगे तो 0। तो ये ग्राफ ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो गया, ठीक है। इसको ज्वाइन करा दिया। फिर उसके बाद अब ध्यान दो, इस पॉजिटिव चार्ज के राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, दूर रेडियली आउटवर्ड, तो दूर पॉजिटिव रिपल्सिव होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब ये इधर जाएगा, ऐसा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर होना चाहिए +इन्फिनिटी को, तो +इन्फिनिटी हो गया यहाँ पर ऐसा। फिर उसके बाद इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को, इस वाले चार्ज को पकड़ो, तो इस वाले चार्ज के जस्ट लेफ्ट साइड में अट्रैक्टिव होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अट्रैक्टिव हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अट्रैक्टिव होने की वजह से डायरेक्शन इसका किधर है? देखो, इसके जस्ट लेफ्ट साइड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्टिव है, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फिर से +इन्फिनिटी को टेंड करेगा। मतलब यहाँ से ये ग्राफ ऐसा होना चाहिए। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस दोनों के बीच में आप कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की कोशिश करो। देखो, 2 ऑपोजिट चार्जेस है, 2 ऑपोजिट चार्जेस के बीच में इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर तो नहीं आता है इसके बीच में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस बीच में कहीं पर भी 0 नहीं होगा। तो ये ग्राफ इस तरह से इस एक्सिस को टच नहीं कर सकता है, तो ये ऐसे कहीं ऊपर से निकल जाएगा। तो इसको ऊपर से बना दो, ऐसा कहीं ऊपर से हो जाएगा। और मिनिमम जो होगा वो एकदम बीचों बीच होगा। आप ये मिनिमा निकाल भी सकते हो कि किस पॉइंट पर मिनिमा हो रहा है, कितना मिनिमा हो रहा है, वो सब हम लोग निकाल सकते हो, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया। अगला सवाल जो है वो करना, वो और भी मज़ेदार होगा। धीरे धीरे हम टफ करते जाएंगे सवालों को, ध्यान से देखते जाओ। ये वाला सवाल अटेम्प्ट करो। इसमें क्या है, हमने 2 चार्ज ले लिया है यहाँ पर, -Q और 4Q चार्ज, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कुछ स्पेसिंग अभी रख दिया, मान लो L है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और X का ग्राफ कैसा होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग पहले किए थे वैसे ही उसी तरह का सवाल है, वैल्यू चेंज करके दिया मैंने। फटाफट अटेम्प्ट करके बताओ कैसा शेप होगा।
चलिए सॉल्व करते हैं इस मज़ेदार सवाल को। सबसे पहला चार्ज ये 4Q चार्ज को पकड़ लो, इसके जस्ट राइट साइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी और डायरेक्शन प्लस के तरफ पॉजिटिव थी, यानी कि प्लस इन्फिनिटी हो गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसको छूना चाहिए प्लस इन्फिनिटी को, और बहुत दूर चले जाओगे तो जीरो को टच करना चाहिए, यानी कि ये वाला ग्राफ तो ऐसा होना चाहिए। सबसे आसान वाला ग्राफ हम लोग पहले ड्रॉ कर देंगे इस टाइप से, ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि फिर दूसरा सवाल यह है कि इस -Q चार्ज को पकड़ लो, इस -Q चार्ज को पकड़ लिए, इसके जस्ट राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी और डायरेक्शन अट्रैक्टिव की तरफ, तो ये लेफ्ट साइड डायरेक्शन है, तो यानी कि -इन्फिनिटी हो गया। तो इस ग्राफ का ये वाला एक्सिस जो है वो -इन्फिनिटी को टच करेगा, और इस प्लस क्यू के जस्ट लेफ्ट साइड रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, रिपल्सिव, दूर भागने की कोशिश, तो दूर भागेगा ऐसा, इस डायरेक्शन में दूर भागेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये माइनस है, माइनस वाला डायरेक्शन हो गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो गया, और मैग्नीट्यूड जो है वो इन्फिनिटी यानी कि -इन्फिनिटी को टच करेगा, तो यहाँ पर -इन्फिनिटी हो गया, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद तो ये वाला जो ग्राफ है और ये वाला जो ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखा जाए तो इस दोनों चार्ज कॉम्बिनेशन में ऑपोजिट साइन के है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है क्या यहाँ पर कहीं ऐसा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है क्या, नहीं होगा, कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। कब, कहाँ पर होता है सर, हम ये चीज़ सीख चुके हैं कि दो चार्जेस जब अपोजिट साइन के हों तो नल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू जीरो, नल पॉइंट वहाँ पर आएगा जहाँ पर आउटसाइड होगा, या तो इधर या तो इधर, किधर होगा सर, छोटे वाले चार्ज के पास, मतलब छोटे वाले चार्ज इधर कहीं होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इधर तो नहीं हो सकता है ना, तो इधर जब अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या करोगे, तो इसको ग्राफ हम बना देंगे, और सिंस ये नॉन यूनिफॉर्म चार्ज है तो कुछ ग्राफ ऐसा शेप का होना चाहिए, ऐसा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये किसी एक पॉइंट पर मैक्सिमम होगा इस दोनों के बीच में, ठीक है, वो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, डोंट वरी, ठीक है, अच्छी बात है। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, जस्ट लेफ्ट साइड, इस -Q के जस्ट लेफ्ट साइड कैसा होगा सर, अट्रैक्टिव होगा, नेगेटिव चार्ज है ना, तो अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसके तरफ आता हुआ रहे तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, यानी कि प्लस इन्फिनिटी को, इसके जस्ट पास में तो मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी और डायरेक्शन इधर है, मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी कि प्लस इन्फिनिटी को ये टच करना चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए। और हम ये चीज़ जान रहे हैं कि इस पॉइंट पर कहीं पर भी ये नल पॉइंट होगा तो इसको भी जीरो होगा, ठीक, इसको क्रॉस करना चाहिए, और फिर जब ये क्रॉस करेगा और बहुत दूर चले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार आएगा, ऐसा आजा, और यहाँ से ये इसको क्रॉस करके फिर ये इस टाइप से गिरेगा, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, इस टाइप से ग्राफ मैंने बना दिया, तो आपको रफ आइडिया मिल गया, ठीक है। ये वाला पॉइंट जिस पॉइंट पर ये मिनिमम हो रहा है, ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट है C, ये वाला पॉइंट है B और ये वाला पॉइंट है A, ठीक है। आपको सबसे आसान काम है B निकालना, B का लोकेशन ढूंढना। वो कैसे ढूंढोगे सर, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर जीरो होगा, तो मान लिया जाए कि ये डिस्टेंस जो है वो कितना है, कुछ x मान लो, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो होगा, निकाल सकते हो क्या, चलो देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट B मस्ट बी इक्वल टू जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो प्लस 4Q के वजह से होगा, और ये वाला डिस्टेंस अगर आप मान लो L है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपने L मान लिया है, तो आप लिख सकते हो 4Q के वजह से, इस 4Q के वजह से कितना होगा, रिपल्सिव होगा, इस B पॉइंट पर रिपल्सिव, दूर भागने की कोशिश, और इस -Q की वजह से अट्रैक्टिव होगा, तो लिख दो यहाँ पर K 4Q बाय L प्लस एक्स का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू KQ बाय एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से सॉल्व करके निकाल लो आप, तो 2 बाय L प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, तो यहाँ से x का वैल्यू L के बराबर आ गया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -L हो गया एक तरह से, क्योंकि वो माइनस कोऑर्डिनेट में है, माइनस x एक्सिस में है,
ठीक है, चलिए ये ए बी पॉइंट का तो पता चल गया। अच्छा, फॉर ए पॉइंट मान लो, फॉर ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। फिर से हम ये मान लेते हैं कि ये कुछ y डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस y है, तो ये हो गया l माइनस वाई। ठीक है, l माइनस वाई मान लिए। तो फिर से क्या कर सकते हो, फॉर ए के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे, वो हो जाएगा k q बाय वाई स्क्वायर। ठीक है, इस माइनस क्यू के वजह से इस ए पॉइंट पर अट्रैक्टिव और इसके वजह से रिपल्सिव, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होने वाला है। तो प्लस k4q डिवाइडेड बाय l माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करके जीरो कर देंगे, डी बाय डी वाई इज इक्वल टू जीरो। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, तो डी बाई डी वाई इक्वल टू जीरो किए तो आपको डिफ्रेंशिएट करने पर y का वैल्यू मिल जाएगा कितना, 1/2 टू दी पावर 2/3 प्लस 1 इंटू एल। कुछ ऐसा सॉल्व करके आता है, अच्छे से सॉल्व करना, ये आपको मिलेगा। ठीक है, कुछ खास नहीं है, डिफ्रेंशिएशन है बस। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब अगला सी पॉइंट पर देखो, सी पॉइंट पर भी वही खेल है, सी पॉइंट पर भी आप उसी तरीके से निकाल सकते हो, है ना। तो फॉर सी अगर लिखोगे, फॉर सी विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू के क्यू बाय, मान लो कुछ डिस्टेंस मान लिए ये वाला z मान लो, यहाँ से लेके यहाँ तक z। ठीक है, तो के क्यू बाय z का स्क्वायर अट्रैक्टिव है। ठीक है, फिर 4q के वजह से रिपल्सिव होगा, तो के 4q डिवाइडेड बाय l प्लस z का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर डी बाय डी जेड इक्वल टू जीरो कर देना फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा आपको, समझ में? जो भी आंसर है जेड का, जो भी आंसर है वो हो जाएगा सी का लोकेशन। क्या इतनी बात क्लियर है आपको? मैं बता रहा हूँ तरीका कि कैसे आएगा। ठीक है, मैंने एक वाई के लिए सॉल्व कर लिया था, जेड के लिए अभी सॉल्व नहीं किया हूँ, मैंने छोड़ दिया कि हाँ भाई ये हो जाएगा, बच्चों से कर लेते हैं ये चीज़। ठीक है, ओके, जल्दी से ये वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लो, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। यहाँ पर मैंने दो चार्जेस ले लिए, क्यू और माइनस क्यू। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का शेप ड्रॉ करके बता दो कैसा कर्व होना चाहिए, है ना। उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। इनफैक्ट इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आंसर लिख दे रहा हूँ, किस तरह का कर्व होगा वो आपको सोचना है ना, बिल्कुल उसी तरीके का होगा। सबसे पहला चीज़ जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में जो है वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, फिर उसके बाद सोचना, ये देखना ये सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद Q और माइनस Q के बीच में जो रीजन होगा वो ऐसा होगा। ये बस मैं आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, आपको सोचना है, ऐसा होगा 100%। और इस Q और माइनस Q के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं यहाँ पर जीरो होगा, छोटे वाले चार्ज के पास जीरो होता है बाहर में। तो यहाँ से उठ करके ये ऐसा सपोज करो, इस टाइप से, ये वाला पॉइंट हम डिलीट कर दे रहे हैं, ये वाला पॉइंट में कुछ नहीं हो रहा है, यानी कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर जीरो है। ठीक है, तो ऐसा शेप का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पर मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। ठीक है, तो आप इन तीनों पॉइंट्स को भी निकाल सकते हैं, मन करे तो निकालो, नहीं मन करे तो ऐसे भी छोड़ दो, बस आपको ये शेप कंफर्म कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रॉड, है ना। हम रॉड को यूनिफॉर्मली चार्ज कर देंगे और उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल देखो यहाँ पर किस तरह से, मान लो मैंने एक रॉड ले लिया, ठीक है, थिन रॉड, जो कि सिर्फ लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, उसका चार्ज यूनिफॉर्मली हम लोग चार्ज ले लिए। ठीक है, तो इस पे जो चार्ज डेंसिटी होगा इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज़ लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, यानी कि 1 मीटर लेंथ का ये जो 1 मीटर है, मान लो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, तो उसमें लैम्डा कूलम चार्ज प्रेजेंट है, तो इसको यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, लिख लो
इसको लैम्डा इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, तो ये मान लो कि इस रॉड का लेंथ हो गया L, ठीक है, और इस रॉड से कुछ d डिस्टेंस पर यहाँ पर एक P पॉइंट हम पकड़ लिए, ठीक है। कितना डिस्टेंस है? ये d डिस्टेंस है सर। ये d डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट। जल्दी से सोच के बताओ, आसान सवाल है, ये चीज़ हम लोग क्वेश्चन फोर्स में कर चुके थे, है ना, तो आपके लिए ये आसान ही है। फटाफट करके बताओ। हो गया अटेम्प्ट आपसे? आई थिंक हो गया होगा अटेम्प्ट, है ना। तो जल्दी जल्दी सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। ध्यान से देखो, सबसे पहला क्या काम करेंगे हम लोग? सर इस पे चार्ज जो है वो यूनिफॉर्म तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन हमें चार्ज, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से निकालना सीखे हैं, तो पॉइंट चार्ज बनाएंगे यहाँ पर पॉइंट चार्ज तो नहीं है, तो कैसे बनाओगे? सर x डिस्टेंस पर जा करके dx, इस p पॉइंट से आप x डिस्टेंस ले लो और x डिस्टेंस पे जा करके आप एक dx एलिमेंट कट कर लिए, ये dx एलिमेंट हो गया, ठीक है। इस पे जो चार्ज होगा वो dq चार्ज होगा। dq चार्ज विल बी इक्वल टू, कैसे निकालोगे? लैम्डा इंटू लेंथ, लेंथ कितना है? दैट इज dx, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो। तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डी ई इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ डी क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, आर क्या है यहाँ पर? डिस्टेंस, एक्स स्क्वायर हो गया। और ऐसे ऐसे सारे चार्जेस को इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ पर के लैम्डा डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, लिमिट बताओ। तो यहाँ पर जब पहला लिमिट आप काटे तो यहाँ पर एलिमेंट कटेगा, फिर यहाँ से काटते 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 आप यहाँ तक चले गए, तो यहाँ पर जब एलिमेंट काटे तो x का वैल्यू था d, और जब यहाँ पर फाइनली काटे तो x का वैल्यू हो गया d प्लस एल, तो एलिमेंट हो गया यहाँ पर d से लेकर के d प्लस एल तक। तो E इज इक्वल टू होगा लैम्डा, के लैम्डा इंटू 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x, है ना, तो -1/x, उसको इंटीग्रेट करोगे, वैल्यू पुटअप करोगे तो 1/d प्लस ये आने वाला है। तो इसको फाइनली सब कुछ सॉल्व करने के बाद के लैम्डा एल डिवाइडेड बाय टी इंटू डी प्लस एल होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा टफ सवाल तो ये था नहीं। अच्छा, बस एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ध्यान से समझना। मैं आपसे पूछूं कि अगर मान लो ये जो रॉड है ये एल लेंथ का ना होकर के सेमी इनफाइनाइट लेंथ, या ऐसा बोल लो ये बहुत ही काफ़ी बड़ा है, इस तरफ में मैंने बहुत बहुत बड़ा एक इनफाइनाइट चार्ज ले लिया, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी चार्ज है, ठीक है, और उसके कुछ हम P पॉइंट पर, ठीक है, यानी कि ये जो है सेमी इनफाइनाइट वायर कह सकते हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक तरफ ही इन्फिनिटी है, दूसरे तरफ इन्फिनिटी नहीं है, दूसरे तरफ पे जा करके, मतलब ये इनफाइनाइट वायर है और इनफाइनाइट वायर के इस पॉइंट पर P पॉइंट पर हम लोग कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितना होने वाला है जल्दी बताओ, सोच के बताओ, इसी फॉर्मूले के अनुसार होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के लैम्डा बाय एल, जो हो गया वो कितना हो गया? एल सर इन्फिनिटी हो गया, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में देखो 1/d माइनस 1/d प्लस एल, एल का वैल्यू इन्फिनिटी रखो, तो यहाँ इन्फिनिटी रखा तो ये पॉइंट 0 हो गया, तो आंसर क्या हो गया? के लैम्डा बाय डी। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको समझ में आया? ये हम लोग किसका निकाले हैं? इनफाइनाइट लाइन चार्ज का, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के एक्सिस उसी डायरेक्शन में है, अलोंग द इनफाइनाइट लाइन चार्ज के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हम लोग सीखे हैं, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला हेडिंग है हमारे पास फाइनाइट चार्ज रॉड का, फाइनाइट चार्ज रॉड, ठीक है। यहाँ पर एक रॉड ले लेंगे जो कि फाइनाइट लेंथ का है, एक रॉड ले लो, ठीक। इस रॉड से कुछ डिस्टेंस पर, सिमेट्रिकली नहीं है, अनसिमेट्रिकली, कुछ डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस पर? d डिस्टेंस पर
आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अच्छा, ये रॉड को हम लोग सबसे पहली बात यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिए हैं, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिए हैं, ठीक है। और इस यूनिफॉर्म चार्ज का चार्ज डेंसिटी दिया है लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, ठीक है। तो आपको इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये आपको नहीं कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखते रहना क्या क्या करने वाले हैं। तो इस पी पॉइंट को सबसे पहले हम दोनों तरफ के एंड ज्वाइन कर देंगे। ये वाला ज्वाइन कर दो ऐसा, ये वाला ज्वाइन कर दो ऐसा, ठीक है। ये वाला यहाँ से यहाँ तक एंगल हमने बना दिया θ1 और ये वाला एंगल हमने बना दिया θ2। क्या इतनी बात क्लियर है? ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको θ1 θ2 और d सब दिया हुआ रहेगा, ठीक है। इसके वजह से और लैम्डा भी दिया हुआ रहेगा इसके वजह से, ताकि θ1 और θ2 आपका लेंथ, रॉड का जो लेंथ है वो डिफाइंड हो जाता है, ठीक है। अब हमें इस रॉड के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पी पॉइंट पर। ये रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पर निकालना है, ठीक है। कैसे करेंगे सर? सबसे पहला एक काम करते हैं, ये रॉड को हम पॉइंट चार्ज बनाना स्टार्ट करते हैं। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने आता है तो आप पॉइंट चार्ज बनाओ। कैसे पॉइंट चार्ज बनाओगे सर? इस पे हम एक काम करते हैं, इस यहाँ से जाते हैं ऊपर, तो ऊपर जा रहे हैं तो वाई में जा रहे हैं, वाई में जा कर के डी वाई का एलिमेंट कट कर देते हैं। वाई पे जा कर के डी वाई का एलिमेंट कट कर दिए और इस डी वाई के वजह से यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा सर? डी क्यू चार्ज होगा, डी क्यू चार्ज होगा। और डी क्यू से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग ले लिए हैं, है ना। तो ये एलिमेंट जो है ठीक उसी तरीके से कटा है, एंगल जो है यहाँ से कटा है कैसे? थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट कटा है। ये वाला एंगल जो है वो डी थीटा है, थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट हम लोग काट दिए हैं। क्या समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा, चलो बहुत अच्छी बात है। थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट काट दिए। ये वाला डिस्टेंस जरा बता दो कितना होगा ये डिस्टेंस? ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो गया है अपना कितना? y हो गया है और ये हो गया d। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दैट इज √ऑफ y² प्लस d², ठीक है। तो अब ये पॉइंट चार्ज हो गया, पॉइंट चार्ज से इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिस्टेंस कितना है? ये वाला डिस्टेंस है। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखने वाले हो? छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, DE इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ DQ डिवाइडेड बाय r²। r इज इक्वल टू y² प्लस d²। सोचो, और इस DQ का वैल्यू भी तो रख सकते हो। DQ का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? DQ का वैल्यू होना चाहिए लैम्डा टाइम्स ऑफ dy लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर रख दिया k टाइम्स ऑफ लैम्डा dy डिवाइडेड बाय y² प्लस d²। इतना दूर तक आना चाहिए। क्या क्लियर है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या कर रहे हैं हम लोग? अब यहाँ पर जो वेरिएबल है इंटीग्रेट करने बैठेंगे तो यहाँ पर वेरिएबल y है, लेकिन y अपने को पता नहीं है ना। क्वेश्चन में y नहीं दिया हुआ है कि लेंथ जो है कहाँ से कहाँ तक, वो नहीं दिया हुआ है। इंस्टेड उसका एंगल दिया हुआ है। तो हम लोग एंगल के टर्म्स में कैसे ढूंढेंगे? तो एक काम करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। हम लोग नहीं यहाँ पर ट्रायंगल पे tan थीटा का वैल्यू लिख देते हैं। tan थीटा का वैल्यू जरा बता दो। tan थीटा का वैल्यू कितना होगा? tan थीटा का वैल्यू होना चाहिए y/d, y/d, ठीक है। अच्छा, यानी कि y इज इक्वल टू डी tan थीटा हो गया, ठीक है। और dy इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो dy इज इक्वल टू d कांस्टेंट है, tan थीटा का वैल्यू होना चाहिए tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन sec² थीटा d थीटा, इतना होगा। ये यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दो तो ये यहाँ पर आएगा k लैम्डा, dy का वैल्यू हो गया d sec² थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय y²। y² का वैल्यू देखो, d² tan² थीटा प्लस d²। यहाँ पर ये y क्या है? y है d tan थीटा, तो d² tan² थीटा प्लस d² थीटा। तो d² कॉमन निकाला, 1 प्लस tan² थीटा बचा। 1 प्लस tan² थीटा क्या होता है? sec² थीटा। तो यहाँ पर लिखोगे d² sec² थीटा। तो ये और ये काट दिए, ठीक है।
तो अपना डी ई जो है वो छोटा सा फॉर्म निकल गया, एक डी और एक डी निकाल दो, तो के लैम्डा बाय डी इंटू डी थीटा, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अभी भी कहानी पूरी नहीं हुई है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, अब ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, अब डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो डी ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो किसके वजह से है, इस पॉइंट चार्ज के वजह से है, इस पी पॉइंट पर निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ होगा, रिपल्सिव होगा, इस डायरेक्शन में होना चाहिए। अच्छा सर, इस डायरेक्शन में होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे एलिमेंट, जैसे जैसे एलिमेंट काटते जाओगे सबका डायरेक्शन बदलता जाएगा। सोचो, यहाँ पर एलिमेंट होगा तो इसका डायरेक्शन ऐसा, यहाँ पर एलिमेंट होगा तो इसका डायरेक्शन ऐसा। तो कैसे जोड़ें, डायरेक्शन के साथ भी तो जोड़ना है। तो एक काम करते हैं, इसका हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट ले लेते हैं। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा ऐसा, और वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा। ठीक है, तो ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, है ना। तो ये हो गया ई परपेंडिकुलर और ये हो गया ई पैरेलल, पैरेलल टू द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ई परपेंडिकुलर जो है वो क्या है सर, डी ई कॉस थीटा होना चाहिए। सोचो, डी ई तो है ही ई कॉस थीटा, तो डी ई कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। और उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन होगा, सोचो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन होना चाहिए। इस एलिमेंट का जो सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट कहाँ है, यहाँ पर है, और सबसे बॉटम मोस्ट एलिमेंट कहाँ है, यहाँ पर है। तो इसका मतलब आप जब यहाँ से काटना स्टार्ट किए तो थीटा का डायरेक्शन ऐसा है, यहाँ से जहाँ जा रहे हो तो 0 से लेकर के θ1 तक जाओगे, ये एंगल कितना है θ1 तक, और 0 से लेकर के अपना डायरेक्शन बदलिए तो क्या हो गया θ2 तक गए, वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में गए, है ना। तो नेगेटिव डायरेक्शन में गए तो -θ2 तक गए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं अल्टीमेटली अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो हम कह सकते हैं कि -θ2 से लेकर के θ1 तक जाएंगे। कहाँ से कहाँ तक, -θ2 से लेके θ1 तक जाएंगे। तो यहाँ पर एलिमेंट रख देंगे, कितना -θ2 से लेकर के θ1 तक चले जाओ। ठीक है, अच्छा, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो फाइनली कितना आने वाला है, दैट इज के लैम्डा बाय डी साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया ई परपेंडिकुलर। अब उसी तरीके से ई पैरेलल भी तो ढूंढना है। पैरेलल के लिए क्या करेंगे, पैरेलल के लिए सर डी ई साइन थीटा होना चाहिए और उसका भी इंटीग्रेशन वैसा ही -θ2 से लेके θ1 तक। तो इस केस में आएगा के लैम्डा बाय डी इंटू कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। क्या समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अच्छा, आई होप आपको इतना सा बात क्लियर हो गया होगा। तो फटाफट सम अप करते हैं कि हम लोगों ने क्या सीखा। ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में एक रॉड रहता है, इस रॉड से कुछ डी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका। तो यहाँ पर दो तरह के एंगल रहेंगे, एक θ1 एंगल मिलेगा आपको और दूसरा θ2 एंगल मिलेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, और इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। तो क्या कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन आए, एक आया इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर वाला और एक आया इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल वाला। ठीक है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर वाला का क्या फॉर्मूला है, जल्दी बता दो, दैट इज के लैम्डा बाय डी। लैम्डा क्या है सर, लैम्डा इज लैम्डा कूलम पर मीटर, के लैम्डा बाय डी इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। क्या आ गया, और ई पैरेलल क्या आया, के लैम्डा बाय डी इंटू कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। छोटा वाला एंगल ध्यान से देखो, कॉस θ2 छोटा वाला एंगल है और कॉस θ1 बड़ा वाला एंगल है। छोटे वाला एंगल माइनस बड़े वाला एंगल को आप माइनस कर दोगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ध्यान से, ये वाला जो है और ये वाला एलिमेंट, दो एलिमेंट है, इसके वजह से लड़ाई हो रही है। ये बोल रहा है कि इधर जाना चाहिए, ये बोल रहा है कि इधर जाना चाहिए, तो नेट रिजल्टेंट इधर आया है।
ठीक है। और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, कुल मिला के इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है। नेट रिजल्टेंट जो है वो इस डायरेक्शन प्लस इस डायरेक्शन, तो ई नेट जो है वो इधर होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। ई नेट विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ई परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर, निकाल लिए हम लोग, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो डी है, डी क्या है, डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द वायर। वायर से चार्ज वायर जो है, चार्ज वायर से पी पॉइंट के तरफ, ये पी पॉइंट से वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गया डी, ठीक है, ओके। और दूसरा चीज़ है कि θ1 एंड θ2 आर ऑलवेज टेकन फ्रॉम डी इन ऑपोजिट सेंस टू बोथ द एंड्स ऑफ वायर, बोथ द एंड्स ऑफ वायर, है ना। यानी कि ये जो डी से θ1 और θ2 जो एंगल हम बात कर रहे हैं, ये कहाँ से लेते हैं, डी वाले लाइन से लेंगे। किस तरफ, इधर और इधर। कहाँ तक जाना है, ये वाले एंड तक और ये वाले एंड तक, दोनों एंड तक आप लाइन खींचोगे और ये वाला θ1 और ये वाला θ2 इन ऑपोजिट सेंस। ऑपोजिट सेंस का मतलब एक क्लॉकवाइज लेना है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज लेना है। क्या बात क्लियर आ रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये वाला जो कंसेप्ट है आपको क्लैरिटी आ जाएगा। पहले ये बात आपको इतना सा याद होना चाहिए, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से ये वाला सवाल अटेम्प्ट करो। क्या है, मैंने एक लाइन चार्ज ले लिया है जिसका लेंथ नहीं दिया हुआ रहेगा, ठीक है, लेकिन इस लाइन चार्ज के वजह से कुछ पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो ये वाले एंड का और ये वाले एंड का ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री और हॉरिजॉन्टल के साथ यानी कि 30 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि ये पी पॉइंट कितना होने, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस वायर की वजह से, और ये वाला डिस्टेंस ए दिया हुआ है। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। जल्दी से अटेम्प्ट करके बताओ कितना होगा आंसर, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। पूरे फॉर्मूला में 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो है डी, दूसरा है θ1, तीसरा है θ2। क्या होगा θ1, θ2 और डी, बस ये सोच के बता दो, आंसर आपके सामने है, ठीक है। तो अगर हम डी की बात करें, सर डी क्या है, डी इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वायर। तो वायर से अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करोगे तो वायर को पहले तो ये एक्सटेंड करो और ये परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉप करो, ये हो गया। तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो ए है, ये वाला डिस्टेंस ए है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही है ना, डी। तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ए cos 30 लोगे तो आपको डी मिल जाएगा, है ना। तो ये हो गया डी यहाँ से यहाँ तक का। तो डी का वैल्यू क्या है, a cos 30, a √3/2। क्या इतना बात क्लियर है, ठीक है। फिर उसके बाद θ1 ढूंढना है, तो θ1 इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम डी। ये डी वाले लाइन से पहले वाले एंड पर, ये पहला वाला एंड है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में एक तरफ आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे तो ये एंगल होगा θ1, ठीक है। θ1 का वैल्यू लिख दिया, θ1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक। θ2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, θ2 के लिए भी डी से जाएंगे और हम लोग दूसरे डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब ऐसे, या तो आप ऐसे घूम करके ऐसे चले जाओ, या फिर मतलब नीचे जाएं तो आपको नहीं मिलने वाला है, नीचे अगर गए तो नहीं मिलने वाला है, तो आप क्या करें, अपना डायरेक्शन बदले। तो बदल करके आप ऊपर गए और फिर आपको 30 डिग्री मिला, मतलब अपना डायरेक्शन बदला तो कितना बदला सर, नेगेटिव हो गया, और कितना दूर तक गए तो 30 डिग्री तक गए। तो इसका मतलब ये θ2 जो होना चाहिए वो -30 डिग्री। एक बार फिर से ध्यान से देखो, क्या θ1 क्या है, θ1 एंड θ2 आर ऑलवेज टेकन फ्रॉम डी। तो ये डी से ये वाले एंड की तरफ गए, तो ये यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री मिला, और दूसरा वाला एंड यहाँ पर है। दूसरा वाला एंड वो भी डी से मेजर करना है, लेकिन हमें नीचे जाना था, तो नीचे जाओगे तो आपको कोई एंड नहीं मिलने वाला है। तो क्या करोगे, अपना डायरेक्शन बदल करके दूसरे एंड तक गए तो 30 डिग्री तक पहुँच गए। अब डायरेक्शन अपना बदले थे, इसलिए हम लोग आंसर -30 डिग्री लिख रहे हैं। क्या बात क्लियर है, बस। अब उसके बाद क्या है, θ1 θ2 पता है, फिर उसके बाद ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल में वैल्यू पुटअप कर दो और ई नेट निकाल लो, जो भी आंसर आया।
बस पूरा खेल तो आपको यही इसी चीज़ का था ना, ठीक है। जल्दी से अगला सवाल ट्राई करो, उसमें भी यही बताना है आपको। अगला सवाल हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस बार ऐसा वायर ले लेते हैं, डॉट 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 डॉट, मतलब डॉट 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 का क्या मतलब होता है सर, वो इनफाइनाइट तक गया है और इससे हम लोग इस पी पॉइंट पर बताना है। ये इस वाले एंड से ए डिस्टेंस हो गया और ये हॉरिजॉन्टल लाइन से 30 डिग्री पर ये लाइन है और इसको हम लोग चार्ज कर देते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिए और कह दिया कि ये लैम्डा कूलम पर मीटर है, ठीक है। तो इस वाले वायर की वजह से ये एक तरह से सेमी इनफाइनाइट वायर हो जाएगा, है ना। एक तरफ इन्फिनिटी तक गया, यहाँ से लेके यहाँ तक इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी नहीं है, बस यहीं तक एंड कर दिया, लेकिन इधर इन्फिनिटी तक गया, तो इसको इस वायर को बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है। उससे यहाँ पर कुछ ए डिस्टेंस पर बताना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट पर कितना होगा, जल्दी से ट्राई करो, स्क्रीन को पॉज कर लो, उसके बाद बताओ कितना होगा। चलो देखते हैं। तो सबसे पहला काम, ऐसे सवालों में इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, θ1 θ2 और d निकालना है। क्या निकालना है, θ1 θ2 और d। d क्या होता है सर, d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसको परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉप करेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर इसको एक्सटेंड कर दो और इस p से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये 90 डिग्री है, तो ये हो गया हमारा d, ठीक है। और एंगल निकाल सकते हो कि ये वाला एंगल कैसे निकलेगा सर, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये एंगल 60 डिग्री हो गया, तो ये एंगल 30 डिग्री हो गया, तो d का वैल्यू होना चाहिए, d इज़ अगेन a cos 30 इज़ √3/2। पहला वाला सवाल में जितना आया था उतना ही है, ठीक है। दूसरा वाला चीज़ कि θ1 एंगल क्या होगा सर, θ1 जो है हमेशा θ1 और θ2 d से लिया जाता है, तो d ये हो गया और d से एक एंड की तरफ चले जाते हैं, तो पहला वाला एंड जो है वो तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, पहला वाला एंड, तो यहाँ से एंगल हम जब बनाएं ये वाला वायर की तरफ, ये वाला डॉटेड लाइन की तरफ, तो ये तो इन्फिनिटी तक पहुँच रहा है, तो ये एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, है ना। तो θ1 इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। θ2 क्या होगा सर, θ2 के लिए अपने को फिर से वापस इस d से, एक बार हम इधर गए थे तो दूसरी बार इधर जाएंगे तो हमें कोई वायर नहीं मिलेगा, तो हम अपना डायरेक्शन बदलेंगे, बदल करके हम इधर जा रहे हैं, अब तो इधर जा रहे हैं तो अपना डायरेक्शन बदले, तो 30 डिग्री जो है, अगर हम गए डायरेक्शन बदल के 30 डिग्री गए तो हमें ये वाला एंड मिल गया, इसका मतलब θ2 क्या होना चाहिए, -30 डिग्री, θ2 इज़ -30 डिग्री। क्या समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ओके। जब आपको θ1 θ2 और d मिल गया तो अब तुरंत आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा दो, E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू k लैम्डा बाई d इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2, है ना। इसमें वैल्यू पुटअप करो तो ये आएगा k लैम्डा बाई d साइन थीटा इज़ 1 माइनस क्यों किया, क्योंकि साइन 30 है, वो भी माइनस वाला, तो -1/2, तो यहाँ आना चाहिए k लैम्डा बाय 2d। अगला E पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला है सर, k लैम्डा बाई d इंटू कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ठीक है। तो ये हो गया k लैम्डा बाई d इंटू कॉस θ2, कॉस θ2 क्या होगा, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कॉस तो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये होना चाहिए कॉस 30 दैट इज़ √3/2 माइनस कॉस 90 0 उड़ा दिए, तो ये हो गया √3/2 k लैम्डा बाय d, है ना, ठीक है। तो ई नेट आपको ढूंढना है, तो वो कितना हो जाएगा सर, कि ई लैम्डा का ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर, तो कुल मिला के आंसर आएगा k लैम्डा बाय d। समझ में आया। अगर आपको डायरेक्शन वाइज दिखाना है इस क्वेश्चन में, तो डायरेक्शन कैसा होगा, ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ सर, परपेंडिकुलर जो है वो तो परपेंडिकुलर टू द वायर होगा, दैट इज़ ई परपेंडिकुलर, ये हो गया, और पैरेलल जो होगा वो तो ऐसा होगा, ई पैरेलल, ठीक है। तो ई नेट जो होना चाहिए वो ऐसा होगा, इस टाइप से, दिस इज आवर ई नेट। क्या क्लियर है, पिक्चर क्लियर है, बताओ जल्दी। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अब अगला है कि हमारा सेमी इनफाइनाइट वायर दिया हुआ है, सेमी इनफाइनाइट वायर, क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। तो आप बाय डिफ़ॉल्ट क्या अंडरस्टैंड करोगे, सेमी इनफाइनाइट का मतलब कि एक ही तरफ इन्फिनिटी है,
ये पॉजिटिव, ठीक है। और इस एंड से आपको इस एंड से कुछ पी पॉइंट डी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो बता दोगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड? तो फिर से θ1 θ2 और डी का वैल्यू कितना? सर डी का वैल्यू तो डी होगा, θ1 ढूंढना है तो θ1 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये वाला एंड ढूंढना पड़ेगा। तो ये वाला एंड तो इन्फिनिटी है, तो यहाँ से अब चले डी से कहाँ तक चले? प्लस 90 तक, तो ये एंगल प्लस 90 हो गया। दूसरा एंगल डी, जैसे आप नीचे गए तो कुछ नहीं जाना है, तो यहीं पर आपको मिल रहा है, यानी कि θ2 क्या होगा? 0 और θ1 क्या होगा? 90। ये 90 हो गया, θ2 इज 0। तो सेमी इनफाइनाइट वायर, फिर से ई लैम्डा का वैल्यू कितना? ई लैम्डा का वैल्यू k लैम्डा बाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2, साइन θ2 इज 0 और साइन θ1 90, तो ई लैम्डा ये आया। फिर ई पैरेलल, तो k लैम्डा बाई डी इंटू कॉस θ2, तो 1 माइनस कॉस θ1, तो वो 0 हो गया, तो यही आ जाएगा। यानी कि ई नेट का वैल्यू कितना हो गया? ई नेट का वैल्यू सेम है, तो √2 टाइम्स ऑफ k लैम्डा बाई 2, k लैम्डा बाय टी। ये हो गया ई पैरेलल, सॉरी ई परपेंडिकुलर, ये हो गया ई पैरेलल और ये हो गया ई नेट। क्या समझ में आ रहा है? ये हो गया सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब। ओके, चलिए अब अगला क्या आएगा? इनफाइनाइट वायर। बना दो इनफाइनाइट वायर। तो इनफाइनाइट वायर का मतलब हो गया ऊपर भी इन्फिनिटी तक जाएगा और नीचे भी इन्फिनिटी तक जाएगा, और पूरा ऊपर से नीचे तक ये चार्ज है। इससे हम लोग यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, सेंटर से हम लोग कुछ डी डिस्टेंस पर इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है आपको। तो फटाफट बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होना चाहिए? सर θ1 अगर चाहिए, डी तो डी है, ये तो डी है, परपेंडिकुलर ही है। अब यहाँ ये पॉइंट यहाँ पर भी रहे तो भी परपेंडिकुलर यही डी होगा, है ना, क्योंकि ऊपर भी और नीचे भी दोनों केस में इन्फिनिटी तक जा रहा है। अच्छा, और अगर θ1 चाहिए तो θ1 इस डी से जाएंगे हम लोग कहाँ तक जाएंगे? प्लस इन्फिनिटी वाले एंड तक, तो 90 डिग्री होना चाहिए। और नीचे वाले एंड तक जाओगे अगर, तो ये वाला इस तरह से डॉटेड लाइन बना दिए, एंगल जो है यहाँ से लेंगे, ये वाला एंगल जो है अपने को, ये वाला पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा क्योंकि ऑपोजिट सेंस में रहते हैं। तो ये वाला एंगल जो है प्लस 90 है, तो ये भी प्लस 90 ही होगा, है ना, ये माइनस 90 नहीं होगा। तो θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री और डी का वैल्यू डी है, तो अपने को ई परपेंडिकुलर वाला हो जाएगा k लैम्डा बाई डी साइन θ1 दैट इज 1 प्लस साइन θ2 अगेन 1, तो ये आ गया 2k लैम्डा बाई डी, है ना। और ई पैरेलल वाला जरा देख लो, तो ई पैरेलल वाला तो k लैम्डा बाई डी इंटू कॉस θ2 यानी कि कॉस 90, 0 माइनस 0, तो आंसर 0। तो कुल मिला के इस यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट वायर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरह से बाहर के तरफ आएगा, ई परपेंडिकुलर वाला आएगा, और इसका वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? सर 2k लैम्डा बाय डी होगा। ये आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद होना चाहिए। इनफाइनाइट वायर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इनफाइनाइट वायर कब पॉसिबल हो सकता है? मान लिया जाए कि लेंथ ऑफ द रॉड इनफाइनाइट नहीं है ना, लेकिन फिर भी इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव कर सकता है अगर मान लो ये जो डी है वो लेंथ ऑफ द रॉड से बहुत छोटा हो जाए, है ना। मैं कहूँ कि जो लेंथ ऑफ द रॉड है वो इस डी से बहुत बड़ा हो जाए तो वायर बिहेव्स लाइक इनफाइनाइट वायर। जब लेंथ ऑफ द वायर और जिस पॉइंट पर हम लोग निकाल रहे हैं, अगर वो पॉइंट, ये पॉइंट बहुत ही क्लोज है, इसका मतलब ये लेंथ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वायर बिहेव करने लगेगा इनफाइनाइट वायर। तो ऐसा कभी कभी क्वेश्चन में इनफाइनाइट वायर नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये बोल दिया जाए कि डी इज़ वेरी क्लोज, ये जो पी पॉइंट है वेरी क्लोज है, तो डी इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द रॉड, देयरफॉर रॉड विल बिहेव लाइक अ इनफाइनाइट वायर। ओके, चलिए अगला सवाल करो फटाफट। ये रहा हमारे पास सवाल कि एक इनफाइनाइट चार्ज वायर ले लिया हमने, लैम्डा कूलम पर मीटर से चार्ज कर दिया, और इसके क्लोज में एक पॉइंट चार्ज को रिलीज कर दिया गया। उस पॉइंट चार्ज का मास m, चार्ज q है। दिस इज रिलीज्ड फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ r1।
ठीक है। तो जैसे ही रिलीज़ किया, अब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये तो भागेगा, फट से ये दूर भागेगा। तो भागते 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 जब ये R1 डिस्टेंस से R2 डिस्टेंस में पहुंच जाए तो इस चार्ज का कितना होगा स्पीड। फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द चार्ज व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज फ्रॉम द वायर बिकम्स R1 टू R2। ठीक है, फटाक से अटेम्प्ट करके बताओ। नॉर्मल काइनेमेटिक्स लगानी है, सवाल बन जाएगा। आई होप अटेम्प्ट हो गया होगा, है ना। तो सबसे पहला काम ये बताओ कि इस लैम्डा के वजह से, लैम्डा कूलम पर मीटर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जनरेट, है ना, वो भी बाहर के तरफ। तो ये क्यू चार्ज जो है, ये वाला जो क्यू चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में इस तरह से ऐसे होगा, जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। अब क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो इस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है, और उस फोर्स का वैल्यू कितना होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, है ना। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, ये चीज़ अभी हम लोग पढ़े ना, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 2k लैम्डा बाई डी, डी इज द R1 होगा। अब दिक्कत यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये R1 डिस्टेंस लिया मतलब इनिशियल है ना। तो अब जैसे जैसे आपने डिस्टेंस बदला वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदलेगा। तो इसका मतलब यह है कि फोर्स वेरिएबल लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, किसी जनरल पॉइंट पर निकाल लेंगे, है ना। इसके बीच वाला पॉइंट पर निकाल लो। तो इसके बीच वाला पॉइंट के लिए आपको सबसे पहला काम, ये वाला पॉइंट छोड़ करके बीच वाले पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो मान लेते हैं कि बीच वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पर कहीं है, x डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। सोचो, x डिस्टेंस उसने बीच वाला पॉइंट, तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट बीच वाले पॉइंट लिख सकते हैं। क्या लिखोगे, 2k लैम्डा बाय x लिख दोगे। ये इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड था और ये किसी बीच वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो बीच वाले पॉइंट पर फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स लिखने का तरीका Q इंटू ई। तो फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू 2k लैम्डा बाय x। अब फोर्स पता चल गया तो एक्सलरेशन ढूंढ लोगे। एक्सलरेशन के लिए क्या करोगे, a इज इक्वल टू एफ बाय एम, है ना। तो इसको मास से डिवाइड कर दिया तो काम हो जाएगा अपना। तो फोर्स इज एक्सलरेशन इज इक्वल टू एफ हो गया 2kq लैम्डा बाय मास m इंटू 1/x, है ना। अब इस एक्सलरेशन को क्या लिखोगे, वेलोसिटी के टर्म्स में v dv बाय dx, और फिर दोनों तरफ इस dx को उठा करके लेफ्ट साइड कर दो और इंटीग्रेट कर दो। तो ये हो गया 2k लैम्डा q बाय m इंटू dx बाय x इज इक्वल टू v dv का इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक, x का वेरिएशन, x वेरी करने वाला है R1 से लेकर के R2 तक, तो स्पीड वेरी करेगा 0 से लेके v तक। बस इसको इंटीग्रेट ही तो करना है। अब 1/x का इंटीग्रेशन ln होगा, तो ln R2 ये वाला टर्म हो जाएगा 1/x का इंटीग्रेशन ln x, और उसमें जब लिमिट पुट कर दोगे तो R2/R1, और ये हो जाएगा v²/2। तो कुल मिला के फाइनल आंसर मैं आपको लिख दे रहा हूँ। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 4kq लैम्डा बाय m इंटू ln R2/R1। आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपका ये आंसर मैच किया होगा, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाता है। अगला सवाल भी कुछ इसी कंसेप्ट को ऊपर है ना। अटेम्प्ट करो। ये रहा अगला सवाल कि एक इनफाइनाइट चार्ज ले लिया मैंने, रॉड, है ना, जिसका चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है लैम्डा कूलम पर मीटर, और उसके ऊपर जो है एक चार्ज को रख दिया गया Q, जिसका चार्ज Q है और मास M है ना। और ये चार्ज देखा गया कि इक्विलिब्रियम में है ना, क्योंकि ग्रेविटी भी नीचे लग रहा था। तो इस पर ऑब्वियस सी बात है, इक्विलिब्रियम पे होने के लिए एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा और इसको रोक रहा होगा। तो कहा गया कि चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम इनिशियली, ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है d डिस्टेंस हाइट पर, ठीक है। अब क्या हुआ कि हम इस चार्ज को ना हम डिस्प्लेस कर दिए वर्टिकल डायरेक्शन में, या तो ऊपर किए या तो नीचे किए। तो ऊपर किए और रिलीज़ कर दिए। तो देखा गया जैसे रिलीज़ किए तो ये चार्ज जो है इस तरह से ऐसे ऐसे ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये चार्ज का कितना होगा टाइम पीरियड। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट अटेम्प्ट करके बताओ। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब नीचे लगने वाला फोर्स ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर। नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है सर,
दैट इज mg। ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक Fe लग रहा होगा ना, और ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगे, Fe मस्ट बी इक्वल टू mg। लिख सकते हो Fe का वैल्यू कितना होगा, Fe का वैल्यू होना चाहिए Q टाइम्स ऑफ E। E का वैल्यू कितना होगा सर, E का वैल्यू होता है 2k लैम्डा बाय d, याद कर लिया आपने, ठीक है। तो ये हो गया Q इंटू 2k लैम्डा बाय d, इतना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड mg, और ये बराबर है। ये पहला पॉइंट हम लोग सीखा, ओके। अच्छा अब क्या है, ध्यान से देखना, अब इस चार्ज को हम लोग उठा करके यहाँ लेके चले गए, कितना x डिस्प्लेस कर दिए मान लो, तो करो x डिस्प्लेस कर दो, तो ये चार्ज जो है वो उठ करके यहाँ से पहुँच गया यहाँ पर, ठीक है, q चार्ज, और इसका डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने किया कितना, x डिस्प्लेसमेंट कर दिया। अब इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, अब जो फोर्स लगेगा वो लगेगा mg नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, लेकिन इस बार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो गया होगा, F डैश लग रहा होगा। इसका वैल्यू जरा बता सकते हो, तो ये हो जाएगा 2k q लैम्डा बाय डिस्टेंस, कितना हुआ, डिस्टेंस इस बार d नहीं होगा, इस बार होगा d प्लस एक्स, सोचो सोचो सोचो, d प्लस एक्स डिस्टेंस ऑफ द चार्ज। अब जो फोर्स है, अब डिस्टेंस, ये जो डिनोमिनेटर है ये तो बढ़ गया ना, और पहले mg और fe बराबर था, अब जो है mg और fe, ये fe घट गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि नेट फोर्स जो है नीचे की तरफ लगने लगा, यानी कि ये नीचे आएगा और ये यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो बताओ नेट फोर्स कितना हुआ, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू mg माइनस 2k लैम्डा q बाय d प्लस एक्स, ठीक है। और mg का वैल्यू ये पुट कर दो, तो यहाँ से आप कॉमन भी निकाल लो, 2k लैम्डा q 1 बाय डी माइनस 1 बाय डी प्लस एक्स, एलसीएम लो, तो d प्लस एक्स माइनस d, ये हो जाएगा नेट फोर्स, विच कैन बी रिटर्न एज 2k लैम्डा q इंटू एक्स डिवाइडेड बाय d इंटू डी प्लस एक्स। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है वेरी स्मॉल ऑसिलेशन, यानी कि x का वैल्यू d के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो इसको उड़ा देते हैं हम लोग। तो नेट फोर्स का वैल्यू ma इज इक्वल टू 2k लैम्डा q बाय डी स्क्वायर इंटू एक्स है ना। अब नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, और उसका वैल्यू जो है वो कुछ कांस्टेंट इंटू एक्स आता है ना। अब अगर कोई पार्टिकल SHM करता है तो उसका वैल्यू कितना होता था, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के, के वॉज द SHM कांस्टेंट, तो यहाँ पर SHM कांस्टेंट ये है, तो डायरेक्टली हम लिख दें टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के, के इज द SHM कांस्टेंट, तो SHM कांस्टेंट हो गया 2k q लैम्डा इंटू डी स्क्वायर, ये होना चाहिए आंसर, ठीक है। अब सिंस mg का वैल्यू इसके बराबर है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 2k लैम्डा q का वैल्यू है mgd के बराबर, इस d को उठा करके यहाँ रख दो, तो 2k लैम्डा q का वैल्यू mgd रख दो, तो देखो तो आंसर क्या आता है, इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट md स्क्वायर डिवाइडेड बाय mgd, तो यहाँ से m काटा और d काटा, तो फाइनल आंसर आया 2 पाई अंडर रूट d बाय g। आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या समझ में आया आपको? तो यही सवाल हमारा आज का आखिरी सवाल था। इसके बाद हम लोग फिर अगले दिन कुछ नए सवालों के साथ मिलेंगे। ये वाला टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड बॉडी या चार्ज्ड रॉड कंप्लीट हो गया है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर एक लाइक बटन दबा दीजिएगा, और जो लोग भी न्यू हैं एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगले आने वाले लेक्चर्स में उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, है ना। अगले दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, अगले लेक्चर में मिल जाएगा आपको। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।